बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है। प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी? हमने देखा था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को, कि क्लासिफिकेशन जो की जाती है वो किस बेस पर की जाती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में किस रिलेशनशिप के बेस पे की जाती है, ठीक है। और उसके अलावा हमने टेक्सा की डेफिनेशन डिस्कस की थी, टेक्सोनोमिक हिरार्की की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। तो आज जो है हम अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो मेजर आज का टॉपिक है वो है स्पीशीज, जिसमें हमने स्पीशी की डेफिनेशन को देखना है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि लाहौर बोर्ड के पास पेपर में 2 से 3 दफ़ा आ चुका है, या शायद इससे ज़्यादा भी होगा, ठीक है। तो वो आता है कि राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन या फिर राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ पी प्लांट। तो इन दोनों में से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन आ जाती है लिखने के लिए पेपर में। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेटा जी हम वो करते हैं। सबसे पहले आपकी बुक में पेज नंबर 34 पर, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है लाहौर बोर्ड की, पेज नंबर 34 पर जो है आपको ये दोनों क्लासिफिकेशन मिल जाएंगी। नंबर 1 क्लासिफिकेशन है ह्यूमन की और सेकंड वन है पी की। तो हम ये दोनों लिखते हैं। टेक्सा का सीक्वेंस वही रहेगा जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था, यानी कि सबसे पहले जो है, जो सबसे बड़ा वाला ग्रुप होता है वो होता है किंगडम। सेकंड पे ग्रुप जो आता है, यानी कि उससे छोटे जितने भी सब ग्रुप्स में डिवाइड किया होता है वो फाइलम कहलाते हैं। फाइलम से मज़ीद लॉयर पे जो हमने मज़ीद सब ग्रुप्स बनाए होते हैं वो क्लास कहलाते हैं। और क्लास के बाद मज़ीद जो है फिर ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली है, फैमिली के बाद जीनस है और जीनस के बाद स्पीशी है। तो हमने ये बताना है कि ह्यूमन का सबसे बड़ा जो ग्रुप है कौन से वाले किंगडम से बिलोंग करता है। ह्यूमन ह्यूमन कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, कौन से क्लास से बिलोंग करता है, देन ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। हमने ये सारे के सारे ग्रुप्स जो है वो डिस्कस करने हैं यहाँ पर, ये बता देने। तो ह्यूमंस की बेटा क्लासिफिकेशन में आप ये सारे पॉइंट साथ साथ लिखोगे कि किंगडम ये है, फाइलम ये है, क्लास ये है, ठीक है। तो ये वाले साइड आप मार्कर से लिख सकते हो। और आगे जो है ह्यूमन के ग्रुप्स, जिस ग्रुप में बिलोंग करता है वो आप अपने पेन से लिख सकते हैं। तो किंगडम क्या है? ह्यूमन का जो है किंगडम वो है एनिमेलिया। हमने पढ़ा था जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं उन सबको टोटल 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। और ग्रुप्स में जो हमने नाम पहले हम पढ़ चुके हैं, सबसे ज़्यादा प्रोकैरियोट्स होता है, फिर प्रोटिस्ट के बाद फंजाई, फिर एनिमेलिया और फिर प्लांटी। तो सबसे पहला जो किंगडम है, यानी कि ह्यूमन का जो किंगडम है वो क्या है? इट्स एनिमेलिया। तो ह्यूमंस आर बिलोंग्स द किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करते हैं। नंबर 2 फाइलम है, तो फाइलम है कोरडेटा, ठीक है। क्या है? कोरडेटा है फाइलम। क्लास क्या है? क्लास है ममेलिया। मैमल्स आपने प्रीवियस किसी ना किसी क्लास में शायद पढ़ा हो, छोटी क्लासेस में। मैमल्स क्या होते हैं? मैमल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ी हो, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं मैमल की मेजर, ठीक है। तो मैमिलिया के बाद फिर क्या है? ऑर्डर। तो ऑर्डर है ह्यूमंस का, जो ऑर्डर होता है वो होता है प्राइमेट्स। आपको पता है कि जो जितने भी मंकी, एप्स वगैरह है ना, उन सब को सेम ऑर्डर में रखा गया, यानी कि ह्यूमंस को, एप्स को, मंकीज़ वगैरह को सेम ऑर्डर में रखा गया। अब आप देख लें कि हम लोग जो है मंकी से इतना बिलोंग करते हैं, इतना रिजम्बल करते हैं कि हमें सेम ग्रुप में रखा गया। हमने कहा ना कि करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सेम ग्रुप्स में रखते हैं, तो हम सेम ऑर्डर में हैं। और क्यों है ऑर्डर में? आपने ये बात भी पढ़ी होगी कि ह्यूमंस आर इवॉल्व फ्रॉम द मंकीज़। इंसान जो है वो मंकी से इवॉल्व हुए हैं, तो इस वजह से कहा जाता है कि हमारी रिजम्बलेंस भी है उनके साथ, तो इसलिए हमें सेम ऑर्डर में रखा गया है। फैमिली की तरफ आए तो होमिनिडी, होमिनिडी NI, एंड जीनस इज द होमो। स्पीशी क्या होगी? सैपियंस। अब सेपरेट स्पीशी जो है इसकी वो है सैपियंस, लेकिन आपकी बुक में जो है सैपियंस, सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग की मिस्टेक होगी बेटे,
जी, सेपियंस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो साइंटिफिक नेम रखा जाता है, साइंटिफिक नेम क्या होते हैं, और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और साइंटिफिक नेम रखने के जो रूल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इसी चैप्टर में। लेकिन बहरहाल क्योंकि हम क्लासिफिकेशन अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो जब भी आपको इसका साइंटिफिक नेम लिखने के लिए भी आ सकता है, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि बेटे साइंटिफिक नेम जब भी लिखा जाता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तो वो उसकी जीनस और स्पीशी के जो नेम्स हैं इनको मिला के बनता है। ठीक है, पूरी क्लासिफिकेशन में से जीनस और स्पीशी का नेम मिला के जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम बन जाता है। तो फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या बनेगा, होमो। ठीक है, हम लिखेंगे होमो, और उसके बाद उसके आगे ही हम लिख देंगे सेपियंस। तो होमो और सेपियंस को मिलाएंगे तो ये क्या हो गया, ये साइंटिफिक नेम हो गया ह्यूमंस का। अब साइंटिफिक नेम लिखने के कुछ रूल्स भी हैं, यानी कि आपने जीनस और स्पीशी को मिला के लिखना है। पहला वर्ड जो है वो जीनस का होगा, सेकंड जो है वो स्पीशी का होगा। जीनस के वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा हमेशा, लेकिन स्पीशी के जो वर्ड है इसका फर्स्ट लेटर कभी भी कैपिटल नहीं करेंगे हम। दूसरी बात कि जब भी आप अपनी बुक में लिखा हुआ देखोगे साइंटिफिक नेम, तो आप इसको इटैलिक्स में लिखा हुआ देखोगे। ठीक है, जब भी प्रिंट किया जाएगा, आप कोई भी फाइल लिख रहे हो, डॉक्यूमेंट बना रहे हो, तो उसके अंदर जब भी साइंटिफिक नेम आएगा उसे इटैलिक्स में लिखा जाएगा। लेकिन जब भी आप इसे हाथ से लिखोगे, जैसे इस वक्त मैंने लिखा है, तो आप इसको सेपरेटली अंडरलाइन करते हो। जीनस को अलहदा अंडरलाइन किया जाता है और सैपियंस को अलहदा अंडरलाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये साइंटिफिक नेम लिखने का तरीका है। उसके अलावा ये सुन लें कि आपकी बुक में जो स्पीशी है ना, उसमें सेपियंस की बजाय, सिर्फ सेपियंस की बजाय पूरा लिखा हुआ है, और वो पूरा एच डॉट सेपियंस लिखा हुआ है। एच डॉट सेपियंस क्यों कहा गया, यहाँ पर पूरा होमो सेपियंस क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि होमो ऊपर पूरा लिख दिया गया था ना वर्ड, तो नीचे पूरा होमो सेपियंस लिखने की बजाय एच डॉट सेपियंस लिख दिया गया। ठीक है, इसको भी आप अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको पेपर में या एमसीक्यू में ये भी पूछा जा सकता है, साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन इज डैश। तो होमो सैपियंस ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन आपकी बुक में जब भी पेपर में आएगा तो वो प्रिंटेड होगा, वो अंडरलाइंड नहीं होगा, वो इटैलिक्स में होगा। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। सेपरेटली कुछ भी पूछा जा सकता है कि ह्यूमन का किंगडम क्या है, ह्यूमन का फाइलम क्या है, ह्यूमन का क्लास क्या है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गई बेटा जी क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन। मैं फिर से रीड आउट कर देती हूँ। किंगडम एनिमेलिया है, फाइलम कॉर्डेटा है, क्लास मैमिलिया है, ऑर्डर प्राइमेट्स है, फैमिली होमिनिडी, देन जीनस होमो है, और स्पीशीज जो है वो सेपियंस है। ठीक है, ये तो फिर भी थोड़ा आसान है। पी की जो क्लासिफिकेशन है वो थोड़ी मुश्किल लगती है। ठीक है, क्योंकि इसके जो नेम्स है, जो टर्म्स हैं, वो थोड़ी मुश्किल हैं। चलिए देखते हैं हम पी की क्लासिफिकेशन क्या है। तो किंगडम जो है वो क्या है, प्लांटी है। हमें देख के ही पता चल रहा है पी जो है एक प्लांट है, तो किंगडम क्या होगा हमारा यहाँ पर, प्लांटी। किंगडम है प्लांटी। फाइलम क्या है, यहाँ पर याद रखें कि अगर जब भी आपको सेपरेट आएगा ना कि पी की क्लासिफिकेशन लिखे, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जब भी प्लांट में आप ये टेक्सास लिख रहे होते हैं, तो उनमें आप फाइलम की बजाय क्या वर्ड यूज़ करते हैं, डिवीजन का वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास किंगडम प्लांटी है, फाइलम क्या है, मैग्नोलियोफाइटा। ठीक है, मैग्नोलियोफाइटा, इसे आप 3 सेपरेट पार्ट्स में करके याद कर सकते हैं, मैग्नोलियोफाइटा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो है वो क्या है, मैग्नोलियोप्सिडा। मैग्नोलियोप्सिडा, ठीक हो गया, तो ये हो गई क्लास। ऑर्डर क्या है, फबेलिस, एफ से एफ ए बी ए एल एस, फबेलिस। फैमिली है फबेसी। ठीक है, फबेसी। जीनस क्या है, पाइसम। और यहाँ पर अगेन जो है, मैं बल्कि यहाँ पर भी मेंशन कर देती हूँ, एच डॉट सैपियंस और पी डॉट, मतलब पी फॉर द पाइसम, और स्पीशीज जो है इसकी वो क्या है, सेटिवम। सेटिवम, ठीक है। तो देखिए जी,
क्लासिफिकेशन ऑफ पी क्या है, रीड आउट कर देती हूँ मैं अगेन। किंगडम प्लांटी है, फाइलम मैग्नोलियोफाइटा, क्लास मैग्नोलियोप्सीडा, ऑर्डर फबेलिस, फैमिली फबेसी, जीनस पाइसम, स्पीशी पाइसम सैटिवम। इसे भी जो है आप जब भी लिखेंगे कंप्लीट नेम, इसका साइंटिफिक नेम बनता है पाइसम सैटिवम, ठीक है। फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस इज कैपिटल एंड फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीशी ऑलवेज बी स्मॉल। इसे भी सेपरेट सेपरेट अंडरलाइन किया जाता है और इसे आप दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं। आप पेपर में भी जब क्लासिफिकेशन लिख रहे हैं या टेस्ट में भी लिख रहे हैं, आप ये जब दोनों नेम्स लिखेंगे तो ज़रूरी बात है कि आपने लाजमी तौर पर इन्हें भी अंडरलाइन करना है, ठीक है, नहीं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन और पी दोनों मैं आपको बार बार बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके अलावा एमसीक्यू भी यहाँ से किसी भी तरीके से बन के आ सकता है। सो मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। हमारा बेटा जी जो आज का मेन टॉपिक था, मैंने आपको जैसे कि पहले बताया, वो है स्पीशी। स्पीशी क्या होता है? स्पीशी की आपको यहीं से ही पता चल जाएगा कि ये बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का। ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, लाहौर बोर्ड के पास पेपर में ही एमसीक्यू आया हुआ है कि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, वो स्पीशी है। कैसे याद करेंगे आप? देखिए, पूरी क्लासिफिकेशन में जो बिल्कुल बेस पे हमारे पास जो एक स्मॉलेस्ट यूनिट हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, वो स्पीशी ही तो नजर आ रहा है, ठीक है। बाकी तो लार्जर ग्रुप्स हैं, ठीक है, और दरमियान में कहीं पर मौजूद है बेसिक। बेसिक का मतलब क्या होता है कि जो किसी भी चीज़ की एक नींव होती है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे जितने भी सिस्टम हैं बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, हर सिस्टम जो है उसके कोई ना कोई बेसिक यूनिट होता है, स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन का जो मेजर यूनिट है, जो स्मॉलेस्ट या बेसिक यूनिट है, वो क्या है? वो स्पीशी होता है, ठीक है। तो ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। इसकी डेफिनेशन में कोई 3 पॉइंट्स बनते हैं, मतलब 3 से 4 पॉइंट्स को मिला के इसकी कंप्लीट डेफिनेशन कम होती है। वो क्या है? स्पीशी, सबसे पहली बात क्या वही कि स्पीशी इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये बात हमें पता होना चाहिए कि स्पीशी इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का जो बेसिक यूनिट है वो स्पीशी है। नेक्स्ट, स्पीशी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और ग्रुप ऑफ सेम ऑर्गेनिजम्स कहना ज़्यादा बेहतर था, बट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये ऑर्गेनिजम्स का ऐसा ग्रुप है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर इंक्लूड हैं विच कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स, विच कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स, फ्रीली इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स। व्हाट इज मीन बाय इंटरब्रीड? इंटरब्रीड होता है कि वो आपस में जो है सेक्सुअल कांटेक्ट कर सकते हैं इजीली, और उस सेक्सुअल कांटेक्ट के नतीजे में वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे, और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंटरब्रीडिंग कर रहे हैं, उनका जो सब सारा जो प्रोसेस है ये एक दूसरे से सेपरेट है, ठीक है। क्या मतलब है कि इनका जो ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है अपना, इनका ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या जितने भी दूसरे एग्जिस्ट करते हैं, दूसरे ग्रुप्स, दूसरे स्पीशीज के ग्रुप्स, उनसे सेपरेट होता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होता है ये, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, ठीक है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। तो फिर से सुने बेटा जी कि स्पीशी की डेफिनेशन क्या है। मैं पूरे सेंटेंस में बोलती हूँ एक दफ़ा। आ स्पीशी इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स and produce fertile offsprings which are reproductively isolated from all such groups in nature, ठीक है। तो क्या मतलब है, अब इसको ज़रा हम डिटेल से समझते हैं। सबसे पहली बात की कि सेम ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि आपस में फ्रीली सेक्सुअल कांटेक्ट करके रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करके अपने जैसे न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे जो कि फर्टाइल होंगे। फर्टाइल का वर्ड यहाँ पर क्यों यूज़ किया गया? फर्टाइल का मतलब क्या होता है? जरखेज़,
ठीक है, आपने फर्टाइल सॉइल सुना हुआ है, तो फर्टाइल सॉइल में क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं ना इजीली, मतलब कि वहाँ पर पौधे ग्रो कर सकते हैं हम, और वहाँ पे फसलें हम उगा सकते हैं। तो फर्टाइल ज़मीन पर जैसे फसलें उग सकती हैं, ठीक है, हम क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर फर्टाइल का मतलब क्या है कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि अगेन रिप्रोडक्शन करें, अगेन इंटरब्रीडिंग करें और अपने जैसे नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो फर्टाइल मीन कि वो भी रिप्रोडक्शन करेंगे और नए ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम सच अदर ग्रुप्स इन नेचर मीन्स कि इसी तरह से जैसे ये एक स्पीशी है, ये एक ग्रुप है, बिल्कुल इसी तरह का कोई और ग्रुप भी होगा। ठीक है, तो वो भी आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं, वो भी आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन एक स्पीशी के जो ग्रुप्स हैं वो रिप्रोडक्शन अपनी करेंगे और दूसरे रिप्रोडक्शन करने वाले दूसरे ग्रुप से वो सेपरेट ही रहेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद पॉइंट है कि जितने भी स्पीशीज हैं उनके अपने ही कुछ क्या होते हैं बेटा जी, उनके अपने ही कुछ करेक्टर्स होते हैं, कुछ डिस्टिंक्ट करेक्टर्स होते हैं। वो डिस्टिंक्ट करेक्टर्स कौन कौन से हैं, वो उनके इकोलॉजिकल करेक्टर्स हो सकते हैं। इकोलॉजिकल मीन, इकोलॉजी का जो वर्ड है, इकोलॉजी क्या होती है, इकोसिस्टम से निकला है वर्ड। इकोसिस्टम क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो इंटरेक्शन है ना, वो इकोलॉजी या इकोसिस्टम में हम डिस्कस करते हैं। तो इकोलॉजिकल मीन्स कि ये जो स्पीशी है ये दूसरी स्पीशी के साथ लिंक में भी है और फिर अपनी एनवायरनमेंट के साथ भी लिंक में है। ठीक है, तो इनका जो एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है और दूसरी स्पीशी के साथ जो रिलेशनशिप है वो हम कह रहे हैं कि ये इकोलॉजिकल, इनके डिफरेंट करेक्टर्स हैं कि किस तरह से ये उनके साथ रिलेशनशिप में रहती है। इकोलॉजिकल, फिर स्ट्रक्चरल, कि हर स्पीशी के जितने भी मेंबर्स हैं वो स्ट्रक्चरली सेम होंगे, उनके सेम करेक्टर्स होंगे। और बिहेवियरल, बिहेवियरल में बहुत सारे बिहेवियर आ जाते हैं, उनके रिप्रोडक्शन करने का बिहेवियर, उनका फूड गैदर करने का बिहेवियर, उनका हैबिटेट फाइंड आउट करने का बिहेवियर, उनके अपनी जो है फूड फाइंड आउट करने का, अपने प्रीडेटर या प्रे को कैच करने का जो बिहेवियर है। तो ये सारे जो है ये उनकी अपनी ही स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होती हैं हर स्पीशी की। ठीक है, तो स्पीशी की डेफिनेशन और उनके अंदर पाए जाने वाले डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि क्राइटेरिया ऑफ इंटरब्रीडिंग, ये स्पीशी की डेफिनेशन के सामने आपकी बुक में पेज नंबर 34 पर एक बॉक्स में लिखा। सो क्राइटेरिया ऑफ इंटरब्रीडिंग जो है वो किस बेस पर होना चाहिए, हम किसी भी स्पीशी को फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी स्पीशी को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम उसके इंटरब्रीडिंग के क्राइटेरिया को नहीं बेस बना सकते। ठीक है, और ना ही उसकी बेस पर हम उसकी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, सॉरी उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करने के लिए हमने कहा था कि उसकी बेस क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेशनशिप्स की बेस पे और फिर उनकी सिमिलैरिटी करेक्टर्स की बेस पे। और वो सिमिलैरिटी करेक्टर्स जो है एक्सटर्नल हो सकती हैं, इंटरनल हो सकती हैं, स्ट्रक्चरल हो सकती हैं, इवन जेनेटिक भी हो सकती हैं। तो उन बेस पर जो है हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। लेकिन हम रिप्रोडक्शन की बेस पर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आपस में मैच ही नहीं होते ना, दोनों ऑपोजिट रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं। तो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेस पर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरब्रीडिंग का क्राइटेरिया या उनके क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं बना सकते। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बॉक्स है, मैं रीड आउट कर देती हूँ क्या है। द क्राइटेरिया ऑफ द इंटरब्रीडिंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द स्पीशी रिकॉग्निशन इन द ऑर्गेनिजम्स who reproduce asexually and do not interbreed with one another, for example many unicellular organisms। तो बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि asexually रिप्रोड्यूस करते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो ये वाला जो बॉक्स है ना, ये पास्ट पेपर में शॉर्ट में आया हुआ है, रिसेंटली अभी मैंने करवाए थे पास्ट पेपर्स, तो मुझे याद है इस वजह से। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए आपकी बुक में पेज नंबर 35 पर इसके बारे में बताया गया है। हमने यहाँ पर बात की कि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड इन नेचर, यानी कि स्पीशी में हमने नेचर के वर्ड पर जो है वो जोर दिया है, एम्फसाइज किया है। क्यों जोर क्यों दिया हमने इस बात पर, क्योंकि ये सारी बातें नेचुरली है, मीन्स कि अल्लाह ताला की तरफ से हैं, कि अल्लाह ताला ने ही ये सारी स्पीशीज़ और ग्रुप्स बनाए
और ये भी कि सेम ऑर्गेनिजम्स ही आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, हम किसी दूसरी स्पीशी के साथ रिप्रोडक्टिवली सिमिलैरिटी नहीं दिखा सकते, हम उनसे सेपरेट ही रहेंगे किसी भी दूसरी स्पीशी के साथ। लेकिन अगर ऐसा किया जाए कि अननेचुरल कंडीशन अगर प्रोड्यूस की जाए, अननेचुरल कंडीशन प्रोड्यूस की जाए या फिर आर्टिफिशियल कंडीशन प्रोड्यूस करके रिप्रोडक्शन करवाई जाए दो सेपरेट स्पीशीज के दरमियान में, दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। तो उसके नतीजे में अननेचुरल या आर्टिफिशियल सेपरेट स्पीशीज के दरमियान में अगर हम रिप्रोडक्शन करवाते हैं, इंटरब्रीडिंग करवाते हैं, तो वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करेगा फिर। ठीक है, तो उसके नतीजे में फिर क्या होगा, इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। और ये अल्लाह ताला ने हमें कह लें कि एक तरह से हमें ये दिखाया है कि जब भी हम कुदरत के खिलाफ जाएंगे तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स ये वो मज़ीद रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, वो मज़ीद अपने जैसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमें दी हुई है क्या, कि जब भी जो है क्रॉस करवाया जाएगा या क्रॉस होता है मेल डंकी और फीमेल हॉर्स के दरमियान में, तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग, दैट इज़ म्यूल। म्यूल आप जानते हैं खच्चर इसको कहा जाता है, कि दोनों का कम्बिनेशन है और ये मज़ीद आगे रिप्रोडक्शन नहीं करता, अपने जैसे न्यू ऑफस्प्रिंग्स ये प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, तो बहरहाल ये चीज़ जो है अल्लाह ताला ने हमें यही शो किया है कि जब भी हम नेचर के ख़िलाफ़ जाएंगे, कुदरत को आर्टिफिशियली ग्रो करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे ही इनफर्टाइल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फिर प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो बेटा जी आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन से दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन और पी की क्लासिफिकेशन हमने लिखी है। इसके अलावा आपकी बुक में लिखा हुआ है कि आप नेट का यूज़ करते हुए फंगस और बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन जो है वो ढूंढें। ठीक है, एक छोटा सा टास्क आपको दिया गया। उसके अलावा हमने स्पीशी की डेफिनेशन जो कि इंपॉर्टेंट है, आ सकती है स्पीशी की डेफिनेशन, एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्राइटेरिया ऑफ इंटरप्रिटिंग शॉर्ट में है, इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।